अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको शायद डिपार्टमेंट से या कोऑर्डिनेटर से पता लगा हो कि ये जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी इन इंजीनियरिंग, ये आप लोगों को फर्स्ट 5 वीक्स ऑनलाइन पढ़ना पड़े, ठीक है? क्योंकि मैं किसी कमिटमेंट की वजह से आईएसटी नहीं आ सकूँगी। तो हम पहले 5 वीक्स इस कोर्स को ऑनलाइन पढ़ेंगे और हम उस इन 5 हफ्तों में बेसिकली हर फ्राइडे को मुलाकात हुआ करेगी हमारी, लेकिन हम शायद उस वीक के जो लेक्चर्स जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी होंगी उसको डिस्कस करने के लिए या उसकी जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस करने के लिए मिलें। तो फॉर फॉर द फर्स्ट 5 वीक्स हमें थोड़ा-सा अपना जो लेक्चर अ, की सिचुएशन है या जो लेक्चर का कंडक्ट है वो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम ज़रा फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ और थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। मेरा नाम है आमना एजाज़ अज़ीज़, ये आप लोगों ने अपने टाइम टेबल में भी देखा होगा। मेरी पीएचडी है हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से, अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी। हांगकांग की सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं अगर आप में से कोई वहाँ जाके अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहे तो। और जो मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइज़ेशन है दैट इज़ विज़िबल लाइट कम्युनिकेशन, लाइट यानी कि एलईडी के थ्रू कम्युनिकेट करना। ओके। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी नज़र आ रहा होगा। आप अगर चाहो तो इन दोनों मीडियम्स के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, जो कोर्स हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो टेक्स्ट बुक हम फ़ॉलो करेंगे, वो आपके सामने लिखी हुई है। इसकी सॉफ्ट कॉपी या तो टीम्स पे मैं रख चुकी होंगी एट द टाइम ऑफ दिस लेक्चर, या फिर आपको मतलब नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लेक्चर सारे के सारे ज़रूर नोट करो। और वैसे तो जो इस लेक्चर की स्लाइड्स या इसके वो जो मटेरियल है वो ज़्यादातर इसी किताब से लिया जाएगा या इसी किताब से लेकर उसके ऊपर रखा जाएगा। लेकिन स्टिल कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि आपके लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी अगर आप उस लेक्चर को अटेंड करोगे तो। अच्छा जी, थोड़ा-सा मैं आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में बता दूँ। हम लोगों ने ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, और हर हर चैप्टर से कौन-सा स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ेंगे, वो आपको हर चैप्टर के साथ जब जैसे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन साथ-साथ बता दिया करूँगी। तो हर चैप्टर कितने वीक्स में कवर होगा टेंटेटिवली, ऑफ कोर्स हम थोड़ा वेरी कर सकते हैं इससे, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो अभी हम ऑफ कोर्स जो पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, और इस कोर्स का जो असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है कि हम इंशाल्लाह असाइनमेंट्स कोशिश करेंगे कि 3 तक कर लें, सॉरी, और उसकी जो वेटेज होगी ओवरऑल दैट वुड बी 12%। फिर जो क्विज़ेज़ होंगे वो मैं हम हमेशा हर क्लास में कहती हूँ कि बेसिकली आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप कितने क्विज़ेज़ देना चाहते हो। अ, मुझे चूँकि बेस्ट ऑफ 6 काउंट करने हैं, तो बेशक आप 6 दे दो तो आपके 6 काउंट हो जाएँगे, अगर आप 7 दे दोगे तो आपका एक क्विज़ जो है वो सबका मतलब जो आपका जो भी लीस्ट नंबर्स वाला क्विज़ होगा वो कंसिडर नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो जितने क्विज़ेज़ आप लोग दोगे आप लोगों का अपना फ़ायदा है। उसकी वेटेज 18% है, ओएचटीज़ आपके होपफुली 2 होंगे, दोनों की परसेंटेज मिला के 30 बनेगी और एक फाइनल होगा व्हिच विल बी ऑफ 40%। अच्छा, चूँकि असेसमेंट क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पहले दिन बता दिया है, इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने सेमेस्टर के एंड पे किसी टाइम मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मैं क्विज़ेज़ की वेटेज बढ़ा दूँ क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, या मैं असाइनमेंट की वेटेज बढ़ा दूँ क्योंकि वो हम लोगों ने बड़ी अच्छी सबमिट कराई है, बड़ी अच्छी हम लोगों ने सॉल्व की हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है, डे 1 पे। आप लोगों ने जिस असेसमेंट को जितने अच्छे तरीके से करना है, वो आप लोग अभी डिसाइड कर लो। क्योंकि क्राइटेरिया या उसकी वेटेजेस जो हैं वो होपफुली चेंज नहीं होंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये जो स्क्रीन इस वक़्त आपके सामने है उसमें आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन आई वुड से कि
आप लोगों के पास चूँकि ये पीपीटी स्लाइड्स मौजूद हैं, तो आप ज़रा ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वाली स्लाइड है ना, स्लाइड नंबर 6 और उसके बाद नंबर 7, इनको ज़रा आपने थोड़ा बड़ा करके अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम इस कोर्स में क्या रूल्स रेगुलेशंस फ़ॉलो करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात जो कि मैं पिछली साइड पे कर चुकी हूँ कि असेसमेंट क्राइटेरिया प्लीज़ आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी कि हम उसको चेंज करें, क्योंकि डे 1 पे आप लोगों को बता दिया गया है, सबको पता है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अटेंडेंस की ज़िम्मेदारी आप सबकी अपनी है। मैं यूजुअली क्लास स्टार्ट होती ही अटेंडेंस ले लेती हूँ, समटाइम्स मैं क्लास के एंड पे भी लेती हूँ, लेकिन इट्स अप टू मी। मतलब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे इस तरह के जवाबात दो कि हम तो 5 मिनट लेट आए थे, तो आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। अगर मैंने क्लास के शुरू में अटेंडेंस ली और कोई स्टूडेंट मेरे बाद क्लास में एंटर हुआ, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये मैं बहुत कैटेगोरिकली आप सबको बता रही हूँ। आप प्लीज़ इस चीज़ का आपने खुद ख़्याल रखना है। मेरे पास आप लोगों ने नहीं आना इस बात के लिए कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, ये मसला हो गया, हम फलाने टीचर के पास गए थे, हम इस काम के लिए गए थे। ठीक है, आपने उस वक़्त खुद चूज़ किया कि आपने कोई और काम करना है और आपने मेरे बाद क्लास में एंटर होना है, तो प्लीज़ इट्स अप टू यू टू डिसाइड। आपने मेरे पीछे-पीछे अटेंडेंस के लिए नहीं फिरना। यू नो वेरी वेल, अब आपका थर्ड ईयर शुरू हो चुका है, यू नो वेरी वेल कि कितनी परसेंटेज में आपकी शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी। आपकी 10वीं छुट्टी पे शॉर्ट अटेंडेंस होती है, 11वीं पे होती है। दिस डज़ नॉट मैटर, ठीक है? और वो फिर वो जो एब्सेंट है आपकी, वो प्रेज़ेंट में नहीं बदलेगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ कि इस चीज़ का आपने ख़्याल खुद रखना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी है। ओके, अब जैसे कि मैंने क्विज़ेज़ का भी आपको बताया है कि बेसिकली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्विज़ेज़ देना चाहते हो। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर क्विज़, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी वजह से नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसकी बाइक ख़राब हो गई तो वो नहीं आ सका, या फिर उसको किसी घर में कोई काम है तो वो नहीं आ सका, या व्हाटएवर रीज़न, आपने क्विज़ डिले करने की रिक्वेस्ट नहीं करनी। ठीक है? अगर सारी की सारी क्लास को कोई जेन्युइन मसला है, कोई छुट्टी आ रही है और घर ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ सेपरेट थिंग। आप लोग अपने सीआर के थ्रू मुझे कह सकते हो। लेकिन इंडिविजुअली कि मैं चूँकि कल नहीं आ सकता या आ सकती और कल आपने क्विज़ शेड्यूल किया हुआ है, तो प्लीज़ आप कल का क्विज़ ना लें क्योंकि मैं कल नहीं आ सकता, तो फिर ये इस तरह के मैसेजेस मुझे प्लीज़ आप लोगों ने नहीं करने। ठीक है? ये जो ज़्यादा क्विज़ेज़ कंडक्ट कराने वाली बात है, वो एग्ज़ैक्टली इन्हीं तरह के जो मसले हैं, उनको कैटर करने के लिए मैंने ये फ़ैसिलिटी रखी है, या आपको फ़ैसिलिटेट करने के लिए। प्लीज़ इसको ये मत समझना कि अ, आपने हर तरह का क्विज़ देना है, तो इसलिए क्विज़ेज़ डिले होते जाएँ अगर आपको कोई मसला है। नहीं, अगर आपको कोई मसला है, आप क्विज़ छोड़ सकते हो। चॉइस इसीलिए गिवन है। और इसी तरह से हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों के जो 1 आवर टेस्ट्स होंगे या फिर आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, फाइनल एग्ज़ाम होगा, ये दोनों ओपन नोट्स एज़ वेल एज़ क्लोज़ बुक। किताब खोलने की परमिशन आपको नहीं होगी, लेकिन जो नोट्स आपने साथ-साथ क्लास में बनाए हुए हैं, वो आप इन एग्ज़ाम्स में ला सकोगे। क्विज़ेज़ अलबत्ता क्लोज़ नोट्स होंगे, तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत किसी फ़ॉर्मूले को याद करने की अगर रिक्वायरमेंट है या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो वो आपको थोड़ा-सा खुद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या फिर याद रखना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्विज़ या कोई 1 आवर मिस हो जाता है, उसका रीटेक नहीं होगा। ठीक है? 1 आवर टेस्ट के मार्क्स लगने की अगर कोई पॉलिसी एग्ज़िस्ट करती है, तो वही पॉलिसी इस्तेमाल होगी, लेकिन किसी क्विज़ या 1 आवर का रीटेक नहीं होगा, ठीक है? और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज या फिर बात कि अगर आप लोगों ने मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है, तो प्लीज़ सबसे पहले मैसेज में आप अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराओ कि आपका नाम क्या है, आप कौन से बैच के कौन से सेक्शन में हो, ताकि और उसके बाद फिर अपना मुद्दा बयान करो, ठीक है? अगर मैसेजेस को इस तरह के आते हैं ना कि मिसाल के तौर पे कोई इस तरह का मैसेज कि हमें किताब नहीं मिली अभी तक, मिसाल दे रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं फ़िगर आउट कर सकूँ, क्योंकि मैं 3 क्लासेस को पढ़ा रही हूँ, कि ये कौन से सब्जेक्ट के कौन से स्टूडेंट ने किस किताब की बात की है। तो फिर मेरे लिए इस तरह के मैसेज का जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि अपने पहले मैसेज में आप लोगों ने ज़रा अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना है और फिर आगे बात करनी है।
और बिल्कुल आखिरी मैसेज कि प्लीज़ बी पार्टिसिपेटिव। अभी तो पार्टिसिपेशन हमारी थोड़ी सी जो लिमिटेशन है क्लासेस की वजह से थोड़ी सी आपकी पार्टिसिपेशन लिमिटेड ही होगी, लेकिन अगर आप प्रॉपरली लेक्चर्स अटेंड करो तो जो हमारे फ्राइडे के ऑनलाइन सॉरी फेस टू फेस सेशंस हैं उसमें आप अपनी पार्टिसिपेशन को थोड़ा बेहतर कर सकते हो, और ये आपके अपने फ़ायदा अपनी आपकी अपनी बेहतरी है इसमें। आप पार्टिसिपेट करोगे, आपका अपना फ़ायदा है, प्लीज़ इस चीज़ से मत घबराया करो कि अगर मैंने कोई ऐसा सवाल पूछा जिससे बाकी हँसेंगे तो क्या होगा? कोई कोई सवाल ऐसा नहीं होता, अगर बाकी हँसते हैं तो वो उनकी अपनी गलती होती है, ठीक है? तो बी पार्टिसिपेटिव, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। अच्छा जी, और ये वाली जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ना, एक्चुअली ये सिर्फ़ पहले 5 हफ्तों के लिए हैं, जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मसलन जो हर हफ्ते के लेक्चर्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्राइडे को जो प्रीवियस वीक का फ्राइडे होगा उसको अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपने कमिंग थर्सडे यानी कि विद इन 7 डेज़ उसके नोट्स बना के टीम्स के ऊपर अपलोड करना है। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि आप ये लेक्चर और उनकी वीडियोस देखते जाओ, और ज़रूरत पड़े तो है आप ऑफ कोर्स आप पीपीटी भी खोल सकते हो साथ साथ, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो बातें आप नोट करते जाओ जिस तरह से आप क्लास में बैठ के नोट्स लेते हो, ठीक है? तो वीडियो लेक्चर बेसिकली देखते हुए आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, और वो आपने फिर कमिंग थर्सडे को मतलब एक फ्राइडे को अपलोड हुए हैं लेक्चर्स, और उसके बाद जो 7th डे बनता है यानी कि थर्सडे, उसको आप लोगों ने तीनों लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो अपलोड करने हैं टीम्स के ऊपर। प्लीज़ आपने कोई और मीडियम यूज़ नहीं करना। मैं अगर कोई मुझे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए और साथ इस तरह के मैसेजेस आए कि मैम प्लीज़ एक्सेप्ट, मैं 1 मिनट लेट हो गया था। नहीं, आपके पास पूरे 7 दिन हैं। आपने आखिरी 10 मिनट का इंतज़ार नहीं करना। आपने टीम्स के थ्रू सबमिशन करानी है प्लीज़। मैं कोई और सबमिशन ना तो कंसिडर करूँगी और ना उसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप में से कोई घर पे नहीं है। आप लोग सारे आईएसटी में हो। अगर आपके हॉस्टल में इंटरनेट नहीं आता, आप आईएसटी में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स सबमिट करा दो। अगर आपके घरों में इंटरनेट के मसले हैं, आप रोज़ाना आईएसटी आते हो, आप आईएसटी में सबमिट करा दो। आईएसटी में इंटरनेट का आई होप कि कोई मसला नहीं होगा, कम से कम 5 कंसेक्टिव डेज़ मसला नहीं हो सकता। तो इसलिए एक मतलब 12 बज के 1 मिनट के ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल्स प्लीज़ रिसीव ना हो। आई वोंट कंसिडर देम। अच्छा जी, और ये जो नोट्स हैं ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि सिर्फ़ मुझे चेक करना ये मकसद नहीं है कि आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं। मकसद ये भी है कि इन्हीं नोट्स को इस्तेमाल करते हुए आपकी अटेंडेंस लगेगी। अगर नोट्स अपलोड नहीं होंगे, मुझे रिसीव नहीं होंगे, तो आपकी उस हफ़्ते की या अगर अब उस हफ़्ते की अटेंडेंस ही नहीं लगेगी, अगर तीनों अगर बिल्कुल ही कोई डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं है। अगर आपने 1 या 2 लेक्चर्स मिस किए हैं नोट्स बनाते हुए, नोट्स आपने इनकम्प्लीट अगर अपलोड किए हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली उस लेक्चर की अटेंडेंस कट जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि हर फ्राइडे को हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्राइडे वी वुड हैव 1.5 आवर टू 2 आवर फेस टू फेस सेशन, ठीक है? आप अपना टाइम बचाने के लिए और दूसरों का टाइम बचाने के लिए आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि जब आप क्योंकि उससे एक थर्सडे पहले आप लोगों ने वो तीनों लेक्चर्स देखकर उनको उनके नोट्स बनाए होंगे, तो आप प्लीज़ एक सेपरेट पेज के ऊपर लेक्चर 1 लिख कर उसमें जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो आप नोट डाउन करो। इसी तरह से लेक्चर 2 लिखो, जो चीज़ें उसमें समझ नहीं आई वो आप नोट डाउन करो, ठीक है? इस तरह से हर स्लाइड को अमंग 100 पीपल डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लेक्चर बाय लेक्चर क्वेरीज डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपका भी टाइम बचेगा, पिन पॉइंटेडली आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई और आपको समझने की ज़रूरत है, और मतलब सारों को जो है वो सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, फ्राइडे सेशंस पे चूँकि अटेंडेंस नहीं होगी, इसलिए आप सबका आना कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि लेक्चर आपको समझ आ गए हैं, या जो नहीं समझ आए हम उनको खुद समझने की कोशिश करेंगे या हम किसी सीनियर से समझेंगे, तो यू आर मोस्ट वेलकम्ड। आपको अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे या आपको लेक्चर्स समझ आ गए हैं, तो इन दोनों सूरत हालों में आपको फ्राइडे सेशंस में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ उसमें अटेंडेंस नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा चूँकि 5 हफ़्ते थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा टाइम होता है, तो उसमें कोई
काफ़ी चांस है कि मैं कोई क्विज़ भी आपका कंडक्ट करूँ या कोई असाइनमेंट भी आपको पोस्ट करूँ। अगर कोई ऑनलाइन क्विज़ या असाइनमेंट पोस्ट होती है तो कोर्स वो टीम्स के थ्रू होगी और उसका मैं कोशिश करूँगी कि जो मैसेज है वो आपको हर तरीके से कन्वे कर दूँ। व्हाट्सएप थोड़ा-सा ऐसा ज़रिया है कि जिससे मैसेज थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। क्लास में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर देख लेता है, वो आगे फ्लोट कर देता है। तो प्लीज़ स्टे विजिलेंट, मतलब थोड़ा-सा देखते रहना कि कब किसी ऑनलाइन क्विज़ की अनाउंसमेंट हुई। ठीक है? अच्छा जी। ओके। अब हम थोड़ा-सा ये समझ लें कि हम ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, मेरा हाल है कि आप में से अगर किसी को पता भी है तो वो ऐसी मतलब बहुत कम परसेंटेज के लोग होंगे, या अगर मैं लेट मी पुट इट इन प्रोबेबिलिटी टर्म्स के बहुत कम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों को ये बात पता हो कि प्रोबेबिलिटी इन इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ मैथमेटिक्स कोर्स। इसको आप मैथमेटिक्स का कोर्स ना तो समझना और ना ही कहना। ये बेसिकली इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है। इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये मैथ्स का कोर्स नहीं है। प्लस माइनस तो ठीक है, आपने नंबर शो करना ही है यहाँ पे। लेकिन ये मैथ्स का कोर्स नहीं है, ठीक है? इसमें आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं सीखने, इसमें आपने जो इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है, उसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो एक तो ये वाली ये बात हो गई, और दूसरी बात है कि हम स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है, आप लोगों ने शायद अपने एफएससी में भी कोई कोर्स पढ़ा हो। Statistics is basically collecting, analyzing, processing data and inferring useful information from it. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब डेटा की हम जब बात करते हैं तो वो बेसिकली नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि हमारे लिए किसी कोई इन्फॉर्मेशन हम जिनमें से निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर रीडिंग्स ओवर अ डे, ठीक है? इसी तरह से अगर लेट सपोज के ये जो फ्लडिंग की सूरत हाल हम कुछ अर्सा पहले हुई, तो उसमें अगर हम रेन की जो क्या कहना चाहिए मिलीमीटर्स में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि हर शहर में किस तरह से हुआ, ठीक है? या फिर उसकी वजह से कितनी बीमारियाँ कितने इलाकों में हुई, तो इन इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड रखना है, इस तरह के इन इन नंबर्स का रिकॉर्ड रखना, दैट कम्स अंडर द ब्रांच या डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? और दूसरी बात इसमें यही कि जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ अबाउट अनसर्टेनिटी एंड वेरिएबिलिटी। क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जहाँ पे कोई चीज़ हमें नहीं पता, वी वुड लाइक टू सी कि हाउ प्रोबेबल अ सर्टेन थिंग इज़। अगर तो कोई चीज़ बहुत सर्टेन हो तो फिर तो हमें प्रोबेबिलिटी की फील्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप लोग अपने लीनियर सर्किट एनालिसिस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज़ में जब कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है? रेज़िस्टर्स हो गए या कैपेसिटर्स हो गए। तो जब आप एक पर्टिकुलर बॉक्स जिसके ऊपर 4.8 किलो ओम रजिस्टर लिखा हुआ है, उसमें से सारे रजिस्टर्स निकाल के उनको बारी-बारी भी चेक करो, तो उनमें से हार्डली कोई 1 या 2 4.8 एग्ज़ैक्ट 4.8 किलो ओम के होंगे, ठीक है? हमेशा कोई नियर बाय वैल्यू ही आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड, ठीक हो गया? इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम एलईडीज़ यूज़ करते हैं, वी नो कि एलईडीज़ हो गए या बल्ब्स इन जनरल हो गए, इनका एक लाइफ़ टाइम होता है। तो वैसे तो अगर एक ही मशीन से प्रोड्यूस किए गए कंपोनेंट्स या बल्ब्स हैं, उनका लाइफ़ टाइम एक ही होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सो। फिर कौन-सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए तो कि लाइफ़ टाइम बढ़े, ठीक है? मशीन 1 ज़्यादा लाइफ़ टाइम वाले बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है या मशीन 2, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ हो गई, या फिर मिसाल के तौर पे अगर हर ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा, प्रॉब्ली आपने बिट का नाम भी सुना हो, किसी कोर्स में आपने सुना होगा जी बिट्स हम ट्रांसमिट करते हैं जो कि डिजिटल डेटा होता है। लेकिन अगर हर ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो जाए, यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। तो एंड इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं होता कि हम डेटा को ट्रांसमिट करें तो हमें सक्सेसफुली वैसा ही डेटा जो रिसीव हो, उसमें सारे 100 मसले होते हैं। हम अभी उन मसलों को डिस्कस नहीं करेंगे, ये स्कोप का इस कोर्स का स्कोप नहीं है इस वक्त। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हर चीज़ में बेसिकली अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, ठीक है?
तो इस वजह से हमें फिर मतलब प्रोबेबिलिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, हम लोग चैप्टर 1 आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और चैप्टर 1 में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। अच्छा, जो जो पहला टॉपिक है ना, पॉपुलेशन सैंपल्स प्रोसेस, ये थोड़ा सा थेरेटिकल टॉपिक है और इसमें डेफिनेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें से पॉपुलेशंस और सैंपल्स तो आप लोगों ने कई दफ़ा पढ़ा ही होगा, बट विल रिविजिट दीज टॉपिक्स। और जो बाकी तीनों टॉपिक्स हैं 1.2, 1.3 और 1.4, इनमें थोड़ा सा मतलब नॉन थ्योरेटिकल हो कह लो आप इनको, या इनमें थोड़ा सा काम बेसिकली करना होता है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। तो खैर आज हम होपफुली 1.1 कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ी सी डेफिनेशंस जो हैं वो पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अगेन आई अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट चूँकि आपके लिए नया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसके ऊपर हम कम टाइम लगाएँगे। ओके, पॉपुलेशन इज़ बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अगर अब ये कोर्स जब मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाया था, तो पिछली दफ़ा हम लोगों ने कोविड के बाद पहली दफ़ा बेसिकली फ़ेस टू फ़ेस सेशन जो है शुरू किया था, तो उस वक़्त हम बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स इस कोर्स में डिस्कस कोविड के हवाले से करते थे। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर मैं पॉपुलेशन को कोविड अफेक्टेड पीपल के लिहाज से करूँ, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होगा कि अगर हम पाकिस्तान के जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीज़ दे बिलोंग टू, हम उन सब की बात करें, तो पॉपुलेशन जो है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ कोविड अफेक्टेड जिनका टेस्ट पॉजिटिव है फॉर द टाइमिंग, चलो इस तरह से हम बात कर लेते हैं, वो होगा। ठीक है? तो एक सैचुरेटेड सेट आप कह लो, या एक कंप्लीट सेट। अच्छा, और इसी तरह से अगर आप इसको इस तस्वीर से को देखने की कोशिश करो, तो वी कैन सी कि पॉपुलेशन इज़ बेसिकली अ बिग सेट, ठीक है? सैचुरेटेड या पॉपुलेटेड सेट। और सैंपल की हम जब बात करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, और जब हम सबसेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी रूल के तहत एक पॉपुलेशन में से बहुत सारे सैंपल्स बन सकते हैं, और हर सैंपल जो है वो किसी पर्टिकुलर रूल के तहत बनेगा, ठीक है? कि मिसाल के तौर पे हम सिर्फ जैसे ये लेट्स सपोज़ कि ये जो पॉपुलेशन है, ये ऑल कोविड अफेक्टेड पीपल, और इसमें हम लोगों ने जो सैंपल निकाला है, वो हम लोगों ने निकाला है कि सिर्फ लाहौर के लोग मिसाल के तौर पे, ठीक है? या किसी और शहर के लोग, या फिर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग, या कोविड ऐसे मतलब लोगों को हुआ हो जिनमें सिम्पटम्स नहीं थी। तो हम लोगों ने जब सैंपल हम लोग निकालते हैं, तो बेसिकली कोई कोई कंडीशन अटैच्ड होती है, कोई रूल हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम सैंपल बनाते हैं। तो सैंपल यूजुअली स्मॉलर साइज़ का होता है, जो कि हमें इस तस्वीर से भी पता चल रहा है। अच्छा जी, प्रोसेस इज़ इट इज़ दे इसकी डेफिनेशन हमेशा से बता सकती है, बेसिकली कोई सीरीज़ ऑफ एक्शन है जिसकी मदद जो हम ज़ाहिर है हम लोगों ने एक डेटा इकट्ठा किया है, पॉपुलेशन बनाई है, तो हम उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी करेंगे। तो कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस या एनालिसिस का तरीका जो पॉपुलेशन के ऊपर लगता है, या फिर अगर पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा है और हम इन इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन हम वो मैथमेटिकल प्रोसेस सैंपल के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो उस तरीके को हम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है? मतलब पॉपुलेशन के ऊपर कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करना, ठीक है? या फिर सैंपल के ऊपर कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करना। बोथ ऑफ दीज़ टेक्नीक्स कह लो, या सिचुएशंस कह लो, इसको हम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद यहीं पर आगे एक और डेफिनेशन है वेरिएबल की। अच्छा, वेरिएबल जो है ना, उसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि अ कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हुज वैल्यू में चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन द पॉपुलेशन। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाती हूँ, ताकि मैं आपको ये लिख के दिखा सकूँ कि वेरिएबल बेसिकली होता क्या है। वेरिएबल को हम लेट्स सपोज के डिफ़ाइन करते हैं
किसी लेट्स सपोज एक्स से, ठीक है, और हम ये कह देते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो लेट्स सपोज x इज़ अ वेरिएबल विच इज़ इक्वलेंट टू GPA ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी अब जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो एक अब एक नंबर है। ठीक है, एक्स वुड बेसिकली रिप्रेजेंट अ नंबर। अगर मैं आपकी अगर क्लास की बात करूं तो हम एक्स को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल 2.89, 2.05, 3.12 एंड सो ऑन। आपकी क्लास की जितनी भी स्ट्रेंथ है, लेट्स सपोज 40, तो आई वुड हैव 40 नंबर्स ओवर हियर। ठीक है, लेट मी राइट अ नंबर ओवर हेयर, उसके बाद मैं इसको 3.00 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक्स मिसाल के तौर पे हो सकता है कि सिटी टू विच स्टूडेंट्स ऑफ EE19 सिटीज जैसे से होना चाहिए, बिलोंग टू। ठीक है, तो अगर अब आप देखो कि अब एक्स जिस चीज़ को डिफाइन कर रहा है ना, जो करेक्टरिस्टिक है, इट्स नॉट अ नंबर, इट इज़ कॉल्ड कैटेगरी। ठीक है, तो अगर हम एक्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहलम, ठीक है, मुल्तान, और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो बन जाएगा। मतलब ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर, और अब इन वैल्यूज़ अगर हम देखें तो बेसिकली जो मेरे पास यहाँ ऐसे, अगर मैं इसको x कह दूँ ना तो फिर सॉरी, अगर इसको मैं y कह दूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझाने में। ओके, अगर हम x को देखें तो x बेसिकली एक वेरिएबल है जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ अ नंबर। ठीक है, और y जो वेरिएबल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ अ कैटेगरी। कैटेगरी में फिर नंबर नहीं आता, वो कुछ इस तरह से हम डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं। अच्छा, और जो वेरिएबल है अब फिर आगे अगेन वो भी ज़्यादा तरह का हो सकता है, मसलन यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट कि अगर हम कोई एक ऐसा डेटा सेट बनाएं जो कि एक सिंगल वैल्यू पे डिपेंड करता हो। ठीक है, ये जो मेरे सामने एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं दीज आर यूनिवेरिएट। इसी से अगर हम बाईवेरिएट की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे डेटा सेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें डिपेंडेंसी जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है। मसलन यूनिवेरिएट की तो हम लोगों ने बात कर ली ना कि हम लेट्स सपोज कि हम सिर्फ जीपीए की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम हर स्टूडेंट का मिसाल के तौर पर हाइट और वेट फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका डेटा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज़ हाइट एंड वेट ऑफ ईच स्टूडेंट। तो अब हम लोगों ने जब z लिखना है तो दैट वुड बी सेट्स। ठीक है, जिसमें हाइट 1, वेट 1, और इसी तरह से हाइट 2, वेट 2 एंड सो ऑन। आई होप कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो। और इसी तरह से जो भी लास्ट क्लास का नंबर है, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि 40 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी जिसको z रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक अब इसको हम बाई वेरिएट डेटा सेट कहेंगे। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह से अगर दो से ज़्यादा हम चीज़ें कलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे जब कोई भी पेशेंट जाता है तो अम, उसका हाइट वेट चेक होने के अलावा उसका बीपी मॉनिटर होता है, उसका टेम्परेचर मॉनिटर होता है। ठीक है, इस तरह से शुगर मॉनिटर होती है। अब यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए जो कि बेसिकली हर पर्सन के साथ अटैच्ड हैं। तो इस तरह का जो डेटा होगा वो अब मल्टी वेरिएट डेटा होगा। इसकी जो एक और एग्ज़ाम्पल है वो आपके सामने इस स्लाइड के ऊपर भी शो हुई हुई है। मिसाल के तौर पे
अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं किसी खास लोकेशन का, ठीक है, लेट सपोज एक कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है और उसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर टेम्परेचर मॉनिटर हो रहा है, तो वो एक यूनिवेरिएट डेटा सेट है, ठीक है। जो इसके बिल्कुल नीचे जो ग्राफ है उससे आपको बेसिकली नज़र आ रहा होगा कि जो डेटा जो टेम्परेचर की मॉनिटरिंग है वो टाइम के लिहाज से अगर हम देखें तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू के ऊपर एक ख़ास टेम्परेचर है, और लेट्स सपोज कि हम लोगों ने इसको, अब मुझे इसकी एक्चुअली अंदाज़ा नहीं है कि लिखा हुआ यहाँ पे नहीं कि सेकंड्स के बाद मॉनिटरिंग हो रही है, मिनट्स के बाद, आवर्स के बाद, वट, तो लेट्स सपोज कि हम इसको 1 मिनट के बाद जब हम उसको मॉनिटर करते हैं तो हमें कुछ और टेम्परेचर की वैल्यू मिलती है, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी यूनिवेरिएट हो गया, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर की मॉनिटरिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब मल्टीवेरिएट क्या होगा कि हम एक से ज़्यादा लोकेशंस के ऊपर टेम्परेचर नोट करें। तो यहाँ पे हमारे पास लोकेशन ए, बी और सी, इन तीनों के ऊपर टेम्परेचर नोट हो रही है। हमें ये तीनों वैल्यूज़ इकट्ठे जो है वो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ हमें मिल रही हैं। और इसी तरह से अगर हम लोगों ने इन टेम्परेचर की वैल्यूज़ को ओवर टाइम मॉनिटर करना है, तो मिसाल के तौर पे ये वाला जो टाइम फ्रेम 1 है उसके ऊपर हमें 3 वैल्यूज़ मिली, इसी तरह से टाइम फ्रेम 2 के ऊपर हमें 2 वैल्यूज़ मिली, टाइम फ्रेम 3 के ऊपर हमें 3 वैल्यूज़ मिली, एंड सो ऑन। तो ये एक मल्टीवेरिएट डेटा सेट है। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए, टाइम इंस्टेंट के ऊपर कोई वैल्यू चाहिए होती हैं, तो अगर हम मल्टीवेरिएट की बात करें तो इससे ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, अगर हम यूनिवेरिएट की बात करें तो वो एक वैल्यू होगी, और ज़ाहिर है अगर मैं बाईवेरिएट की बात करूँ तो दैट वुड बी 2 वैल्यूज़ एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। अच्छा जी, ओके। अब एक और चीज़ के इसका बेसिकली डेफिनेशन तो है, लेकिन इसका इसका जो इस्तेमाल है ना वो आगे आने वाले चैप्टर्स में ज़्यादा होगा। किताब में ही चूँकि डेफिनेशन है तो बेहतर है कि इसको भी हम देख लें कि जब हम ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव से आपको आई होप कि समझ आ रहा होगा, डिस्क्राइब करना कि अब हम जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमारे पास अगर डेटा है, लेट्स सपोज के लॉट्स ऑफ नंबर्स वी हैव, अब हम उसको डिस्क्राइब कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें। तो देर आर मल्टीपल मेथड्स, कुछ तो हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। देर आर हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स, टेबल्स, चार्ट्स, मतलब तस्वीरें बनाना, डेटा को तस्वीरों के थ्रू प्रेजेंट करना, या फिर अगर हम उसका मीन निकाल लें, उसका वेरिएंस अगर हम निकाल लें, वेरिएंस इज बेसिकली कि डेटा का फैलाव कितना है। तो ये सारा कुछ अब डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अम, और अगर आप देखो तो अच्छा, पॉपुलेशन के ऊपर ना यूजली थोड़े से कम टूल्स लगाए जाते हैं, ऑल्दो वी वुड लाइक वेरी मच कि हम हमारे पास सारी पॉपुलेशन का डेटा हो और हम उसमें से उसके ऊपर मैथमेटिकल टूल्स लगा के रिजल्ट निकाल सकें, बट इट इज़ ऑफन वेरी वेरी मच इम्पॉसिबल कि हम हर पॉसिबल वैल्यू हमारे डेटा सेट में मौजूद हो, मतलब सारी की सारी पॉपुलेशन को इकट्ठे कर सारी की सारी पॉपुलेशन का डेटा सेट लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। मसलन अगर हम कोविड की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि हम में से बहुत सारे लोगों ने तो कभी कोविड टेस्ट शायद कराया भी ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग को जिनको सिम्टम्स ना हो उनको कोविड हुआ है, लेकिन सिम्टम्स नहीं उनको हुए, उनको ज़रूरत महसूस ना हुई हो, ठीक है। या कुछ लोगों को अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है, कुछ लोगों के घर से लैब बहुत दूर होती है, या कुछ लोग वैसे ही बस नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बहरहाल कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ डेटा पॉइंट्स को मिस कर दिया। तो इसलिए मतलब ट्रू पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास कभी आ भी नहीं पाती। तो हम बेसिकली कुछ सैंपल्स लेकर हमेशा टेस्ट्स उन्हीं के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है वो सैंपल के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि टेस्ट्स जो होते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन हो गई, ये जो टेस्ट्स हो गए वो सैंपल के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक तो डिस्क्राइब हम लोगों ने कर दिया, मतलब दूसरी जो स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसका मतलब ये है कि अब हम लोगों ने जो हमारे पास उस सैंपल के ऊपर कुछ टेस्ट लगा के वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, उससे अब हमने इन्फर किया, ठीक है। इन्फर का मतलब है अंदाज़ा लगाना या फिर एस्टिमेट करना कि
ये हमारे पास लेट्स सपोज के मीन की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है, तो अब हम सैंपल के जो मीन और मीडियन है उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में, हम क्या पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंडर आते हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर लगा के टेस्ट सैंपल हम इन्फर करते हैं, हम यहाँ पॉपुलेशन के बारे में कुछ चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वही call all those tests या all those tests basically come under the heading of inferential statistics। ये हमारे पास towards the end of this course कुछ inferential statistics के tests आएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ से अगर हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा लेट्स सपोज अगर हमारे पास है तो हम उसमें से सैंपल कैसे उठाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास है सारी पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल, तो अब हम इसमें से सैंपल कैसे उठाएंगे। सैंपल उठाने के तीन पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिंपल रैंडम सैंपल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको इस तरह से बताऊँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास 100 बॉल्स हैं, ठीक है, और हर बॉल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। इसको फिर मैं कोशिश करूँगी कि एक और तरीके से भी समझाऊँ, लेकिन टू बिगिन विद लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ये सारे कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, और जो आखिरी बॉल है दैट इज़ ऑफ नंबर 100। अच्छा, अब हमने मिसाल के तौर पे इसमें से ये पॉपुलेशन है और इसमें से हम लोगों ने एक सैंपल उठाना है विच इज़ ऑफ साइज़ 10, यानी कि 10 बॉल्स हम लोगों ने पिक करने हैं, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम इसमें से वो 10 बॉल उठा सकते हैं। तो जो पहला मेथड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दैट इज़ सिंपल रैंडम सैंपल। अच्छा, अब हम सिंपल रैंडम सैंपल की बात करते हैं तो इसका देखिए हर जो वो है ना आपके पास डेटा पॉइंट या बॉल इन इन दिस केस, उसको उठाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो बेशक मैं मतलब यूँ हाथ करके 10 इकट्ठे उठा लूँ, अब वो जब 10 इकट्ठे उठाऊँगी तो वो कोई भी 10 हो सकते हैं, ठीक है। मैं पहले 10 भी उठा सकती हूँ, मैं आखिरी 10 भी उठा सकती हूँ, मैं पहले के बाद 19 उठा लिया, मतलब रैंडमली मैंने बस आँखें बंद करके जो है ना 10 बॉल इसमें से उठा लिए, तो दैट वुड बी बेसिकली कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास आई गेस इसका नाम सिस्टमैटिक, हाँ, सिस्टमैटिक सैंपल है कि हम एक फॉर्मूला डिफाइन करें, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू वर्क इन अ साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे, तो हम बस रैंडमली नहीं उठाते, वी वांट टू डिफाइन अ रूल। अच्छा, उस रूल में फिर क्या होता है कि हम लेट्स सपोज कि कोई भी पर्टिकुलर बॉल उठाते हैं। अच्छा, इसमें इसमें है ये भी हो सकता है कि आपके सामने बॉल्स अब सारे एक लाइन से लगे हों, क्या कहना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर ये भी हो सकता है आपको बॉल नज़र ना आ रहे हों, ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपने एक लेट सपोज के बॉल उठाया, उसके बाद आपने के बॉल्स छोड़े, फिर आपने एक और बॉल उठाया, फिर आपने के बॉल्स छोड़े और एक और बॉल उठाई, ठीक है। अब आपने मतलब एक हम लोगों ने ये रूल डिफाइन कर लिया कि हम डेटा को इस तरह से पिक करेंगे कि वी वुड पिक एवरी kth sample, ठीक है। लेट्स सपोज कि वी अलाइन ऑल द बॉल्स इन अ लाइन एंड देन वी डिसाइड कि वी वुड चूज एवरी kth डेटा पॉइंट या बॉल इन दिस केस। अच्छा, और आखिरी जो हमारे पास सैंपल उठाने का तरीका है किसी भी पॉपुलेशन से दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपल। इसके इसमें हम स्ट्रेटा, ठीक है, स्ट्रेटा या फिर सेट्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हम लोगों ने उस पॉपुलेशन को ना छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने अब ये है मैंने नंबर्स बहुत कम लिखे हुए हैं, मैं कुछ और नंबर भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने ये इन 4 का एक सेट बना लिया, इन 4 का एक सेट बना लिया, इसी तरह से इन 4 का मैंने एक सेट बना लिया। तो मैंने इस तरह से ना अपने पूरी जो पॉपुलेशन है उसको छोटे-छोटे सेट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है या स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया है। अगेन रैंडमली, नो सेट रूल कैन शुड बी देयर।
तो मैंने हर जो है ना छोटा सेट, उसमें से मैंने एक बॉल या एक सैंपल को उठाया, ठीक है? तो उस तरह से थोड़ा-सा ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि थोड़ी-सी थोड़ा थोड़ा बेहतर सैंपल बनेगा। वो पॉपुलेशन के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा होगा मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपल। अच्छा जी, 1 मिनट, इसको अब हम लोगों ने रिड्यूस करना है इसका साइज़, ताकि फिर आपको ये नज़र आए। ओके, अच्छा। यहाँ पे ना हमारा जो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है 1.1, वो ख़त्म होता है। तो अगेन आई वुड रिपीट कि अगर आपको इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 की हेडिंग देकर उन उन सारे पॉइंट्स को लिखो जो आपको समझ नहीं आई। अदरवाइज़ जब आप इसमें नोट्स बनाओगे, कुछ किताब से पढ़ोगे, तो आई होप कि चीज़ें क्लेरिफ़ाई हो जाएँगी, ठीक है? और उसके अलावा आप लोगों ने करना यूँ है कि आपके अपने फ़ायदे के लिए या ज़्यादा समझने के लिए आप लोगों ने ये इन 3 चीज़ों को देखना है। एक तो एक्सरसाइज़ेज़ देखनी है आपने बुक की, वो पेज नंबर 12 के ऊपर है, ठीक है? उसके अलावा आपने जस्ट ट्राई टू अम, थिंक अबाउट दिस थिंग कि क्या कोई एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं सैम्पलिंग मेथड की? जो हम लोगों ने 3 तरह के सैम्पलिंग मेथड्स पढ़े हैं, क्या आप लोगों के पास हर सैम्पलिंग मेथड की एग्ज़ाम्पल आती है? अच्छा, जैसे मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ आईसीटी के स्टूडेंट्स के हवाले से भी आपको बताऊँगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल रैंडम सैंपल की बात करें, लेट्स सपोज़ कि हमारे पास आईएसटी में कुछ 2000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों ने उसमें से 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो हम जब सिंपल रैंडम सैंपल की बात करेंगे तो दैट कुड बी ऑफ कोर्स एनी 100 स्टूडेंट्स, ठीक है? और इस तरह से अब मैं उसको छोड़कर सिस्टमैटिक को छोड़ कर स्ट्रेटिफाइड की तरफ जाऊँ तो बाय स्ट्रेटिफाइड यू कैन ईज़िली थिंक कि अब हम बेसिकली करना ये चाहेंगे कि अगर 100 स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उन 100 में से ज़्यादातर जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के हों, ठीक है ना? और हमारे पास चूँकि जैसे आपके मैथ्स में या साइंस में थोड़े कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि स्टूडेंट सिलेक्शन के टाइम पे अगर हमारे पास कोई सैंपल बनता है तो उसमें किसी एक डिपार्टमेंट के थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएँ, थोड़े के कम। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज़ एक स्ट्रैटिफाइड सैंपल बनाते हैं तो हो सकता है कि हम इस तरह से करें कि 100 स्टूडेंट्स को इस तरह से सिलेक्ट करें कि हर क्लास से या हर सेक्शन से 2 से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हों। तो उस तरह से एक बड़ी मुनासिब किस्म की और यूनिफ़ॉर्म किस्म की रिप्रेज़ेंटेशन हो जाएगी या स्लैश सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आपने थोड़ा-सा इसी तरह से कोई एग्ज़ाम्पल्स कुछ थोड़ी सोचनी है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। फिर थोड़ा आप ये भी देखो कि हर जो सैम्पलिंग है उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से ये तीसरा सवाल है, इसमें आप ज़रा इन तीनों एबीसी पार्ट्स से गो थ्रू हो और आप देखो कि इसमें आपका क्या ख़्याल है कि पॉपुलेशन इसमें क्या हो सकती है, इसमें सैंपल क्या हो सकता है? या ऐसे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो यहाँ पर क्या है, जिसको हम लोगों ने यहाँ मतलब एक्स वाई ज़ी रिप्रेजेंट करके थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है? तो ये इनकी सबमिशन ज़रूरी नहीं है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं और अपना अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है आप वो गेज कर सकोगे। मेरा ख़्याल ये है कि या मैं कोशिश ये करूँगी कि बेसिकली हर स्लाइड के एंड पे इस तरह की एक हर पीपीटी फ़ाइल के एंड पे इस तरह की एक स्लाइड ज़रूर डाल दूँ ताकि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है? तो ओके, आज का जो जो पहला लेक्चर इस वीक का वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर नंबर 1 की, वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 और 3 में कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।